Dear students, welcome once again in our YouTube channel Civil with Anil। तो दोस्तों, हम पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हम स्लैब डिज़ाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब दोनों उसमें डिस्कस किए थे। तो जो उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे। तो अगर दोस्तों अगर आप इसके संबंधित अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ताकि उससे हमें पता लग सके कि डिज़ाइन करते वक्त आपको किस किस स्टेप को फॉलो करना है। तो अगर आप वो स्टेप्स को अगर आप पहले से ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते, आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो एक सिंपल से न्यूमेरिकल के ऊपर है, जिसके अंदर कि आपको दिया है कि डिजाइन द रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब रेस्टेड ऑन मेसनरी वॉल टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो हमें इसके अंदर दिया क्लियर स्पैन, लाइव लोड, और हमें M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जैसे आप इसके अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर सिंपल हमें एक स्पैन ही दिया हुआ है, क्लियर स्पैन। तो इसका मतलब सीधा अंडरस्टूड यही है कि हमें इसके अंदर 1 वे स्लैब को डिजाइन करना है। अदरवाइज अगर 2 वे स्लैब दिया हो या इसके अंदर हमें लॉन्गर स्पैन और शॉर्ट स्पैन दिया हो, तो फिर हम उसके अंदर से रेशो उसकी कैलकुलेट करके ये निश्चित कर सकते हैं कि हमारा जो स्लैब होगा वो 1 वे होगा या 2 वे होगा। अगर हमारी रेशो लेंथ लॉन्गर स्पैन या शॉर्ट स्पैन की 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसके अंदर 1 वे स्लैब को डिजाइन करते हैं, और अगर 2 से कम हो तो फिर हम 2 वे स्लैब को डिजाइन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें क्लियर दिया हुआ है कि भाई जो क्लियर स्पैन है वो 3 मीटर है। तो जो जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करते हुए इसको हम डिजाइन करेंगे। तो जैसे हमें दिया क्लियर स्पैन 3 मीटर है, तो इसको हमने mm में कन्वर्ट कर लिया 3000 mm। लाइव लोड हमें दिया 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर हम क्लियर आपको दे रखा है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें इसके अंदर लाइव लोड दिया हुआ है। तो हम इसके अंदर लाइव लोड के बजाय अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है कि इसके अंदर जो हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड है FCK, दैट इज FCK M20 न्यूटन पर mm के लिए हमें दे रखा है, और हमें दे रखा है जो स्टील है FY, दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम बीम डिजाइन करते हैं तो बीम के तो अंदर हमें विड्थ कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन जब हम इसके अंदर स्लैब को डिजाइन करते हैं तो स्लैब डिजाइन करते वक्त हम इसके अंदर ये मान लेते हैं कि जो विड्थ होगी हमारी बीम की दैट विल बी 1 मीटर, ये हमें दे रखा है, ये 1 मीटर। तो हमारा सबसे पहला इसके अंदर स्टेप ये होता है कि हमें ये निकालना होता है कि व्हाट विल बी अवर इफेक्टिव डेप्थ। जो बीम की जो स्लैब जो हमारी डेप्थ होगी उसको हम ये मान लेंगे भाई जो इट विल बी इक्वल टू स्पैन बाय 25 टू स्पैन बाय 30। तो ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, ये इफेक्टिव डेप्थ D नहीं है, D होगा ये इफेक्टिव डेप्थ D, स्मॉल d। तो जो स्मॉल d हमने मान लिया L/30, स्पैन जो हमें क्लियर स्पैन दे रखा था उसको हमने L/25 करके 3000/25 करके हमने निकाल दिया, 120 mm आ गया। अब हमने इसके अंदर ओवरऑल डेप्थ निकालनी है, ओवरऑल डेप्थ D। तो ओवरऑल डेप्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इफेक्टिव कवर जोड़ देते हैं। तो हमने इसके अंदर इफेक्टिव कवर 30 mm मान लिया, इधर का 30 mm। तो हमारे पास इसके अंदर जो ओवरऑल डेप्थ आ गई वो D आ गई, ओवरऑल डेप्थ दैट इज 150 mm, और हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ है D दैट इज 120 mm। तो इसके अंदर जो मेन हमारा काम रहता है वो रहता है इफेक्टिव डेप्थ से D। तो हमने इसको L/25 स्पैन बाय 25 मान के इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली। अब हमारा इसके बाद ये है हमें निकालना होता है इसके अंदर इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन के लिए हम क्या करते हैं, फिर इफेक्टिव स्पैन के लिए हमें इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके हैं इफेक्टिव स्पैन निकालने के। तो इफेक्टिव स्पैन निकालने का हमारे पास एक तो तरीका ये है कि सेंटर टू सेंटर ऑफ द बियरिंग।
तो सेंटर टू सेंटर बीयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो स्पैन हमारे पास दे रखा है हमने 200 mm बीयरिंग मान ली, एज्यूमिंग बीयरिंग 200 mm ऑन ईच एंड। जो ईच एंड है हमारे पास, जैसे बीम हमारे पास है तो इसके अंदर जैसे हम दिखा सकते हैं, जैसे आपको, जैसे मान लो ये बीम है हमारे पास, तो इसके अंदर यहाँ पर ये बीयरिंग रहेगी हमारे पास। तो हमने इसके अंदर क्या किया, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस था वो हमने मान लिया, दिस इज अवर इफेक्टिव स्पैन। तो ये हमने मान लिया 200/2 + 200/2 और ये हमारे पास क्लियर स्पैन है। तो हमारे पास एक जो इफेक्टिव स्पैन आ गया 3.2 मीटर। अब हमारे पास दूसरा तरीका है इसके अंदर निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इफेक्टिव स्पैन, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो हमारे पास क्लियर स्पैन 3000 mm है और इफेक्टिव डेप्थ थी 120 mm। तो मैंने इसको जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3120, मतलब 3.12 मीटर। तो अब इसके अंदर आपको पता लगे हमारे पास इफेक्टिव स्पैन 3.12 मीटर, एक हमारे पास आया था 3.2 मीटर और एक आया 3.12 मीटर। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा दैट विल बी टेकन एज अवर इफेक्टिव स्पैन। तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ गया इसके अंदर 3.12 मीटर। इनमें से जो लीस्ट था वो हमने ले लिया। अब हमारे पास काम इसके नेक्स्ट स्टेप होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर्ड लोड। तो जो हमारे पास फैक्टर्ड लोड आएगा, मतलब जो भी लोड इस पे लगेगा, हमें अगर डिजाइन लोड दे रखा हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब जो वर्किंग लोड होता है। तो हमारे पास इसका फैक्टर्ड लोड निकालने का फार्मूला क्या है, 1.5 इंटू लाइव लोड प्लस डेड लोड। तो इसके अंदर जो डेड लोड है, डेड लोड मतलब उसका सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर विड्थ हमने 1 मीटर मान रखी है, ये बी, ये जो बी थी ये हमने 1 मीटर मान रखी है। और इसकी जो ओवरऑल डेप्थ, ये जो भी आपने निकाली थी 150 mm, और यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इट इज टेकन एज 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इन तीनों को गुणा कर दिया आपने तो हमारे पास इसका जो सेल्फ वेट आ गया दैट इज 3750 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर आपने इसके अंदर विड्थ मान रखी है तो इसलिए हमारे पास ये पर मीटर में आ गया। अब इसके बाद लाइव लोड हमें दे रखा है 2.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इसके अंदर रनिंग मीटर के अंदर लेना होता है, तो इसलिए इसको हमने 1 से गुणा कर दिया। तो जैसे हमने 1 से गुणा किया ये हमारे पास आ गया पर मीटर, आप देख सकते हैं पर मीटर। तो हमारे पास टोटल आ गया 2500 प्लस 3750, तो टोटल हमारे पास 9375 न्यूटन पर मीटर हमारे पास आ गया, ये फैक्टर्ड लोड W। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो इस लोड की वजह से जो इसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने जा रहा है वो कितना होगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर उसको निकालने के लिए तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर WL² आपको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। तो W आपने निकाल दिया, L आपको पता है 3.12 जो भी हमने कैलकुलेट किया। तो हमारे पास इसके अंदर ये आ गया MU फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। ये फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ गया, जिसे आप देख सकते हैं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो इस फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की मदद से अब हम इसके अंदर ये चेक करेंगे कि जो हमारा जो ये स्लैब है इसके लिए कितनी थिकनेस हमें चाहिए। तो इसको फिर हमारे पास एक दूसरा फार्मूला MU लिमिटिंग का था, ये आपने पढ़ा है पहले भी। तो ये MU लिमिटिंग डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो आपको पता है दैट इज M20 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ग्रेड ऑफ स्टील आपको पता है Fe415 है। तो उसके लिए हमारे पास MU लिमिटिंग का फार्मूला होता है 0.138 FCK इंटू BD²। तो ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला हमारे पास है। उसको जो हमने बेंडिंग मोमेंट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था इन दोनों को इक्वेट करा देंगे। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो ये D की वैल्यू आ गई, तो हमें इतने बेंडिंग मोमेंट के लिए ये हमारा बीम रेसिस्ट करेगा, ये बीम का रेसिस्टेंस है। तो उसके हिसाब से हमें इतनी डेप्थ चाहिए। 64.28 हमारी मिनिमम
स्लैब की डेप्थ होनी चाहिए, लेकिन हम अज्यूम कर चुके हैं 120 mm, तो इट मीन जो हमारा जो हमने अज्यूम किया था दैट इज सेफ। तो अब हम इसके हिसाब से आगे इसको चल सकते हैं। अगर हमारा जो अज्यूम्ड डेप्थ थी अगर इससे कम हो जाती तो फिर हमें इसको दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ता। तो इट्स ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेन स्टील। जो हमारा मेन स्टील है उसका कितना एरिया होना चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला है एम यूज टू 0.875 एफ वाई ए एस टी इंटू डी माइनस एफ वाई ए एस टी डिवाइड बाई एफ सी के बी। तो फार्मूला इसके अंदर हमें सभी चीज नोन है, इसके अंदर सिर्फ जो अननोन है दैट इज ए एस टी। तो ए एस टी सिर्फ इसके अंदर जो अननोन है ये हमारे पास ए एस टी है। तो इसके अंदर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमारे पास ए एस टी की दो वैल्यूज आएंगी तो ये फार्मूला आपको ये जो दिया है फार्मूला ये आपको याद करना है। ये वैसे तो ये फार्मूला हमारे पास जो कोड है उस कोड में भी अवेलेबल है, जो आई एस 456 जो हम कोड इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये फार्मूला हमें दिया हुआ है। IS 456 में हमें फार्मूला दे रखा है, तो इस IS 456 से ये फार्मूला हम ले सकते हैं। MU इज इक्वल टू 0.875 ये जो फार्मूला दिया है इस फार्मूले की मदद से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AST। तो AST का फार्मूला है, इसके अंदर दो वैल्यू हमारे पास आएंगी, एक बहुत ज्यादा वैल्यू होगी तो उसको हम छोड़ देंगे और दूसरी जो एक नॉमिनल वैल्यू होगी दैट विल बी कंसीडर्ड। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को लेते हुए हम इसके अंदर डिजाइन करेंगे। तो हमारे पास 276 पॉइंट ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दिस वी शैल कंसीडर। ये बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाती है, इसको हम छोड़ देते हैं और ये वैल्यू को हम ले लेंगे। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं मिनिमम कितना एरिया चाहिए हमें स्टील का। तो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड, तो उसके अंदर आपको पता है जैसे हमारे पास जो फार्मूला है मिनिमम का, तो इस मिनिमम के फार्मूले से हम इसके अंदर एरिया ऑफ स्टील चेक करेंगे हमें कितना मिनिमम एरिया चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास 0.12 BD बाई 100। तो ये हमारे पास इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए इसके अंदर 180 mm स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एरिया कितना आया था उसके अंदर पहले आप देख सकते थे जब हमने कैलकुलेट किया था अभी 276 कितना एरिया हमें चाहिए था, इतना एरिया हमें चाहिए, मिनिमम इतना है तो इतना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास ओके है। तो अब हम इसके आगे इसका नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि तो हम ये इसके अंदर स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, अभी एज्यूम की जो हमारी मेन डायमीटर होगी स्टील की वो 10 mm की बार का हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार का एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हम इसके बाद इसकी निकालेंगे स्पेसिंग। तो स्पेसिंग निकालने के बाद के लिए हमारे पास ये फार्मूला एरिया ऑफ 1 बार इंटू बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील। तो हमारे पास आ गया 283.84 mm। तो इसको हमने रफली राउंड ऑफ कर दिया 280 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसके लिए भी हमारे पास कंडीशंस हैं कि भाई जो ये मेन स्टील है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन बाई 3D। तो 3D आया हमारे पास 360 mm, 300 mm या 300 mm या ये जो हमारे पास अभी निकाला 280। तो तीन वैल्यू हमारे पास हैं 280, 360 एंड 300 mm। इनमें से जो भी तीनों में से जो भी लिस्ट होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास लिस्ट है 280 mm सेंटर टू सेंटर। तो हम इसका मतलब ये है कि हम 280 mm सेंटर टू सेंटर के ऊपर अपना मेन स्टील प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो अभी वही फार्मूला हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टील करने का तो आपको पता ही है, ये फार्मूला है 0.12 BD। अभी हमने कैलकुलेट किया था 180 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसके अंदर मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के अंदर हम 8 mm डाया की बार का इस्तेमाल करेंगे, 8 mm डाया। तो हमने 8 mm बार का एरिया कैलकुलेट कर लिया, एक बार का एरिया कैलकुलेट किया, ये हमारे पास एरिया आ गया एरिया 1 बार। इसके हिसाब से अब हमने स्पेसिंग कैलकुलेट की, हमारे पास स्पेसिंग आ गई 275। वही फार्मूला वही है, ए डाया इंटू बी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो हमारे पास आ गई 275
mm सेंटर टू सेंटर। तो इसके अंदर भी हम चेक करते हैं कि भाई इट शुड फॉलो द क्राइटेरिया। हमारे पास जो क्राइटेरिया है कि इसके अंदर हमारे पास ये क्राइटेरिया है, 3 कंडीशंस है। तो ये जो है आप हमारे पास ये 275 mm एक स्पेसिंग ये आ गई, और एक 5D होता है इसके अंदर, और मेन के लिए 3D होता है, तो 600 mm या 450 mm विच एवर इज लेस। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं 275 mm इज द मिनिमम। तो इस तरीके से हम 275 mm पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो हमने इसके अंदर डिजाइन किया स्टील को, तो इसके अंदर हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील, जो मेन स्टील हमारा 10 mm का रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारा 8 mm का रहेगा, उनकी स्पेसिंग हमने कैलकुलेट कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्टील डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इसके अंदर हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि क्या क्या स्टेप्स हमारे रहेंगे। तो अगर हम उन स्टेप्स को अगर फॉलो करते रहते हैं तो हम इसको कुछ कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्लियर स्पैन एक भी दिया जा सकता है और इसके अंदर हमें दोनों भी दिए जा सकते हैं, लॉन्ग स्पैन शॉर्ट स्पैन। तो उससे रेशियो कैलकुलेट करके हम ये डिसाइड करते हैं हमारा स्लैब 1 वे होगा या 2 वे होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 2 वे स्लैब पे है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके अंदर, डिजाइन ए स्लैब simply supported over a room of 5 meter into 7 meter as per IS code method. The edges of the slabs are not held down. तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात यही है कि इसके अंदर हम 2 तरह से स्लैब डिजाइन करते हैं। एक करते हैं स्लैब आर नॉट हेल्ड डाउन व्हेन कॉर्नर एजेस आर नॉट हेल्ड डाउन एंड अदर इज कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। तो ये जो हमारा जो एग्जांपल है ये इसको हमने सॉल्व किया है व्हेन कॉर्नर्स आर और या एजेस ऑफ द स्लैब्स आर नॉट हेल्ड डाउन। द लाइव लोड ऑन द स्लैब इज 3 kN per meter square and the slab has a bearing of 150 mm on the supporting walls. Use M20 concrete and Fe41 steel. ये हमें दिया हुआ है, ये सभी हमें दी हुई है। तो हमारा इसके अंदर क्लियर स्पैन देखा 5 मीटर इंटू 7 मीटर। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि इसको चेक करना कि जो स्लैब होगा हमारा वो 1 वे स्लैब होगा या 2 वे स्लैब होगा। तो इसके लिए अब हम देख सकते हैं कि हम इसके अंदर सबसे पहले रेशो कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का क्या रेशियो है, LY/LX। तो जैसे आप देख सकते हैं 7/5, तो हमारे पास जो रेशियो आई है इसके अंदर दिस इज 1.4 है। इट इज लेस देन 2, सो इट मीन्स वी विल डिजाइन 2 वे स्लैब। तो स्लैब विल बी डिजाइंड एज ए 2 वे स्लैब। अब हमारा इसके अंदर जैसे 1 वे स्लैब के अंदर भी हमने बीम स्लैब की विड्थ को 1 मीटर माना था, तो इसी तरह से इसके अंदर विड्थ को 1 मीटर हम एज्यूम करेंगे। द शॉर्टर स्पैन विल बी यूज्ड टू एस्टिमेट द थिकनेस। तो शॉर्टर स्पैन को हम इस्तेमाल करेंगे पहले स्लैब की थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो वही मेथड है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर एक फर्क है। उसके अंदर जो हमने डेप्थ जो एज्यूम की थी दैट वाज इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि जो हमारा 2 वे स्लैब होता है इसके अंदर स्लैब की थिकनेस कम रहती है, तो इसीलिए इसके अंदर इसी वजह से ही हमारा जो स्लैब होता है इकोनॉमिकल होता है। तो इसीलिए इसके अंदर हम जो डेप्थ को एज्यूम करते हैं वो होती है हमारी ओवरऑल डेप्थ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी ओवरऑल डेप्थ विल बी 5000 डिवाइडेड बाई 25, शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाई 25। तो हमारी जो स्लैब की थिकनेस कितनी आ गई 200 mm। अब इसके बाद इसके अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि जो 10 mm बार इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा क्लियर कवर होगा वो 15 mm होगा, क्योंकि इनकी मदद से हम स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे dx का मतलब इन द शॉर्टर स्पैन। तो इसका मतलब जो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ 200, इसके अंदर से क्लियर कवर माइनस डाया बाई 2, तो हमारे पास जो इसकी इफेक्टिव डेप्थ आ गई वो आ गई 180 mm। अब ये जो लोअर जो हमारा जो शॉर्टर स्पैन होगा उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट होगी वो उसका लेवल रेनफोर्समेंट का नीचे रहेगा, और जो लॉन्गर स्पैन होगा उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट होगी उसके ऊपर रहेगी। तो इस वजह से जो हमारी जो इसके अंदर dy आई है, dy का मतलब
इफेक्टिव डेप्थ इन द लॉन्गर स्पेन। उसके अंदर हम एक डायमीटर ऑफ बार का और घटा देंगे तो हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ रहेगी दैट विल बी 170 mm। तो अब हमने इसके अंदर dx एंड dx हमने कैलकुलेट कर ली 180 mm और dy इज 170 mm। ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन। अब हमें इफेक्टिव स्पैन निकालना है, तो इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए भी हमारे पास दो ही तरीके हैं, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं और इसमें जो मिनिमम होगा दैट विल बी टेकन एज द इफेक्टिव स्पैन। तो हमारे पास एक तरीका होता है कि क्लियर स्पैन प्लस सेंटर टू सेंटर ऑफ द बीयरिंग। तो हमारा क्लियर स्पैन 5 मीटर है, सेंटर टू सेंटर ऑफ द बीयरिंग से हमने 150 mm बीयरिंग उसका आधा ले लिया तो हमारे पास आ गया 5.15। और दूसरा तरीका हमारे पास क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो हमारी इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन में इफेक्टिव डेप्थ है 180 mm, तो हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ जो स्पैन बन गया वो बनेगा 5.18। तो इन दोनों में से जो शॉर्टर होगा, जो मिनिमम होगा 5.15 और 5.18 में से, तो हमारे पास है 5.15 मीटर। दिस विल बी टेकन एज आवर इफेक्टिव स्पैन इन द शॉर्टर डायरेक्शन। अब हम इसके अंदर आगे लेंगे फिर इसी तरीके से इफेक्टिव स्पैन इन द लॉन्गर डायरेक्शन भी इसी तरह से अभी हम निकाल लेंगे साथ साथ। तो हमारे पास इसके अंदर आप देख सकते हैं सेंटर टू सेंटर ऑफ द बीयरिंग 7.15 एंड क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ 0.17 थी लॉन्गर स्पैन में, तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन हो गया 7.17। तो इनमें से मिनिमम 7.15, तो हमारा इफेक्टिव स्पैन विल बी 7.15 मीटर फॉर द लॉन्गर स्पैन। तो हमने स्पैन कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है इसके अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा हमारा जो सेल्फ वेट कैलकुलेट करना। तो सेल्फ वेट के लिए हमारे पास ये इफेक्टिव ओवरऑल डेप्थ लेंगे, 1 मीटर विड्थ है और इसकी डेंसिटी है स्टील आरसीसी की। तो हमारे पास इसका आ गया जो सेल्फ वेट था दैट इज 5000 न्यूटन पर मीटर। अब हमारा नेक्स्ट इसके अंदर फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, नेक्स्ट काम रहेगा हमारे पास लाइव लोड। लाइव लोड हमें दे रखा है 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको पर मीटर ले लेंगे। तो पर मीटर के अंदर उसको 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर इसका लाइव लोड आ जाएगा। लाइव लोड इज विल बी 3000 न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास ओवरऑल आ गया इसके अंदर। अब टोटल डिजाइन लोड आ गया हमारे पास डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड हमारे पास 5000, लाइव लोड 3000, टोटल हो गया हमारे पास 8000 और उसको हमने फैक्टर से गुना कर दिया 1.5 से, तो हमारे पास टोटल फैक्टर लोड आ गया 1200 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास फैक्टर लोड आ गया। अब हमारे पास इसके अंदर क्योंकि ये 2 वे स्लैब है तो 2 वे स्लैब के अंदर जो इसके अंदर जो हमारा जो मूवमेंट होगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन। तो उसके लिए हम एक रेशियो निकालते हैं इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन और इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन के बीच में क्या रेशियो है, इट इज 1.39 अप्रोक्सीमेटली 1.4। तो इसके अंदर हम दो फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक टेबल है जो दी हुई है कोड के अंदर, तो उस टेबल से हमने ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू फॉर दिस 1.4, इसके लिए हमने अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इन अल्फा एक्स और अल्फा बेस के से ही हमारा जो मूवमेंट होगा लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन में रहेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब हमारे पास हमने क्या किया, अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अलोंग द शॉर्टर स्पैन MUX। तो उसके अंदर हमारे पास क्या फार्मूला है, अल्फा एक्स WL स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है ये। इस फार्मूले के अंदर हमारे पास सभी चीजें नोन है। आपने अल्फा एक्स की वैल्यू वहां से टेबल से ली, W हमें पता ही है और ये हमारे पास शॉर्टर स्पैन है इफेक्टिव, तो हमारे पास MUX आ गया। अब हम निकालेंगे MUY, अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो इसके अंदर भी यही फार्मूला है अल्फा वाई W और ये LX स्क्वायर है, ये LX स्क्वायर। इसके दोनों में ही LX स्क्वायर रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। यहां पर भी LX स्क्वायर और यहां पर भी LX स्क्वायर है, इसको LY स्क्वायर नहीं लेना है, यहां पर ये LX स्क्वायर नहीं लेना, 5.15 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास MUY की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो अल्टीमेट बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है अलोंग शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर चेक करेंगे इसकी डेप्थ ऑफ द स्लैब
कि भाई जो हमारे पास इसके हिसाब से कितनी डेप्थ ऑफ द स्लैब होनी चाहिए, जो बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन के हिसाब से फिर अब हम, ये हमारे पास शॉर्ट स्पैन था, ये हमारे पास शॉर्ट स्पैन में बेंडिंग मोमेंट है, और ये हमारे पास फार्मूला है MU का। तो इसके जरिए हम चेक करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है 106.85, जबकि हमारी एज्यूम्ड वैल्यू है 180 mm। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम की वैल्यू है दैट इज करेक्ट। तो हम हमारे आगे जो पूरे के पूरे जो न्यूमेरिकल के अंदर इस 180 mm को मानकर आगे चलेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये D आ गया, dx आ गया, dx dy। तो अब हम इसके अंदर रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे अलोंग द शॉर्ट स्पैन। तो हमारे पास फार्मूला AST निकालने का है ही, हमारे पास MUX की वैल्यू है, MUX इज इक्वल टू 0.87 FY ASTX dx माइनस FY ASTX डिवाइड बाई FCB। तो इसके अंदर सभी चीजें हमें नोन है, सिर्फ हमारे पास ASTX जो है ये एरिया ऑफ द स्टील इन X शॉर्टर डायरेक्शन, ये अननोन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस फार्मूले के जरिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे पास MUX की वैल्यू, इसके अंदर से ASTX की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया, हमारे पास ASTX की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ASTX की वैल्यू आ गई 516 mm स्क्वायर। ये हमारे पास ASTX एरिया ऑफ द स्टील इन X डायरेक्शन, मतलब शॉर्ट स्पैन। तो अब हम ये चेक करते हैं कि कहीं ये जो वैल्यू आई है ये मिनिमम से तो कम नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम मिनिमम स्टील तो प्रोवाइड करना ही होगा। तो इसके लिए फिर हमने मिनिमम स्टील चेक किया, तो वही फार्मूला हमारे पास 0.12 BD/100। B हमें पता है 1 मीटर, D हमने 200 mm लिया ओवरऑल, तो हमारे पास 240 mm स्क्वायर आ गया इसके अंदर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। तो जबकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं 516, तो इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज करेक्ट, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे। तो अब हमने इसके अंदर डिसाइड किया था कि हम 10 mm डाई की बार इस्तेमाल करेंगे, तो एक बार का एरिया हमने कैलकुलेट किया दैट इज 78.5 mm स्क्वायर। तो अब हम इसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, तो कितनी स्पेसिंग पे आपको ये डालना है। तो स्पेसिंग के लिए एरिया 1 बार इंटू B डिवाइडेड बाई ASTX, ये जो हमने कैलकुलेट किया था ASTX, तो हमारे पास स्पेसिंग आ गई 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये मिनिमम स्पेसिंग जो हमें चाहिए उससे कम तो नहीं है। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, 150 mm, 3DX और 300 mm, विच इनमें से तीनों में से जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ द 3 मिनिमम। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 150 mm, दिस इज द मिनिमम। तो इसके अंदर हम 150 mm पे सेंटर टू सेंटर पे अलोंग शॉर्टर स्पैन मेन स्टील प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि एरिया ऑफ द स्टील अलोंग द लॉन्गर स्पैन। लॉन्गर स्पैन पे हमारे पास कितना एरिया होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए लॉन्गर स्पैन में स्टील का। तो वही फार्मूला है इसके अंदर भी। अब इसके अंदर से फर्क क्या रहेगा, इसके अंदर डेप्थ लेंगे dy ले लेंगे इसके अंदर, ये dy है जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है dy, और ASTY हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ द स्टील इन लॉन्गर स्पैन। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जैसे उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, इसके अंदर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम इसके अंदर ASTY कैलकुलेट करेंगे, ASTY। तो हमारे पास ASTY आ गया इसके अंदर 274 mm स्क्वायर। तो उसी तरह से इसके अंदर भी हम, क्योंकि ये 2-वे स्लैब है, तो इसके अंदर दोनों स्पैन के अंदर हमारा मेन स्टील रहेगा, तो इसके अंदर भी हम 10 mm डाई का बार इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास वो 1 mm एक बार का हमारे पास एरिया है, तो इसके अंदर हम स्पेसिंग निकाल देंगे, एरिया 1 बार इंटू B डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द स्टील। तो हमारे पास एरिया ऑफ द स्टील आ गया, एरिया स्पेसिंग आ गई 285 mm। तो इसके अंदर भी उसी तरह से फिर चेक करेंगे कि ये मिनिमम स्पेसिंग इनमें से जो होनी चाहिए इन तीनों में से उस पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3dy 510, ये हमारे पास 510 है, 300 mm और 285। तो इस तरीके से इनमें से जो मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे, मिनिमम ऑफ द 2। तो इसके अंदर हमारे पास ये 285 आ गया, तो प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 285 सेंटर टू सेंटर। तो हमारे पास आपने देखा कि जो शॉर्टर स्पैन था उसके अंदर हमने देखा था कि 150 mm सेंटर टू सेंटर,
और इसी तरीके से लॉन्गर स्पैन में 285 mm, 285 mm सेंटर टू सेंटर, mm सेंटर टू सेंटर, इसके ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि उसके अंदर मेन सील सिर्फ हम एक शॉर्टर स्पैन की तरफ डालते हैं और लॉन्गर स्पैन में डिस्ट्रीब्यूशन सील डालते हैं। लेकिन जो 2 वे स्लैब है इसके अंदर दोनों ही स्पैन के अंदर हम मेन सील डालते हैं और मेन सील निकालने के लिए उसके अंदर जो मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, अल्फा एक्स अल्फा वाई, उसमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके अंदर फिर उसके हिसाब से ही हम मेन सील उसका कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ये मैंने दोबारा इसके अंदर ये दूसरा से ये न्यूमेरिकल किया है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप अपने 5-7 न्यूमेरिकल करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें और ज़्यादा हौसला मिले कि भाई हम इसको और ज़्यादा आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच।